हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं एक नए जीआरएफ फोल्डर के साथ। तो आज आपको मिलाने वाला हूं प्रतिज्ञा के साथ। तो मोस्ट वेलकम है प्रतिज्ञा जी आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो इनका नेट जीआरएफ क्रैक हो चुका है और इनसे जानते हैं इन्होंने किस तरीके से अपनी ये पूरी जर्नी है उसको तय किया है और क्या क्या इनको हर्डल्स आई, क्या क्या इन्होंने उन हर्डल्स के लिए क्या क्या स्टेप लिए और किस तरीके से पूरी अपनी मतलब जर्नी को अच्छे से कवर किया। तो स्वागत है आपका प्रतिज्ञा जी। सर थैंक यू सो मच। तो कैसे हो आप? सबसे पहले तो बताओ कि फीलिंग कैसी आ रही है नेट जीआरएफ सर करके। अब तो रिलैक्स्ड फील हो रहा है ओके। क्योंकि काफी टाइम कर रही थी, तो ओके। अब काफी की देर दुरुस्त हो गया। अच्छा अच्छा, कितने टाइम से तैयारी कर रहे हो वैसे आप? सर मेरा लास्ट ईयर एमबीए कंप्लीट हुआ है और मैंने एमबीए के फाइनल ईयर में स्टार्ट की थी अपनी ओके, प्रिपरेशन। फिर तो ठीक तो है ना। फिर तो कोई देर नहीं है। मतलब लास्ट ईयर आपका फाइनल हुआ और अब की बार आपने सीधा जीआरएफ कर दिया। तो सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि मतलब आप बड़े खुश नजर आ रहे हो, तो खुशी का राज तो सबको पता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन है आपको। सबसे पहले तो आपने बहुत ही अच्छे से अपना एग्जाम क्रैक किया और मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपने कैसे कैसे शुरुआत की और कैसे कैसे इसको अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या डिसीजन लिया आपने। क्योंकि आपने बोला कि मैंने एमबीए के साथ साथ ही सारा काम स्टार्ट किया। तो कैसे कैसे आपको लगा कि मैंने को ये सारी चीजें करनी चाहिए? सर पहले तो हम लोगों का जिस टाइम पे एमबीए चल रहा था मेरा, उस टाइम पे कोविड सिनेरियो चल रहा था। तो हम लोग पढ़ तो रहे थे बट एग्जाम नहीं हो रहे थे। तो सर जब मैं पढ़ रही थी और एग्जाम नहीं हो रहे थे तो एक डिमोटिवेशन आ रहा है कि सिर्फ नॉलेज गेन कर रहे हैं और वो कहीं काम नहीं आ रहा है। और सर मेरे यहाँ फैमिली में भी सब एकेडमिक बैकग्राउंड से, मेरे सारे ओके। सिबलिंग्स सर टीचर हैं। तो मुझे नॉलेज तो था कि नेट का एग्जाम होता है। फिर मैंने देखा कि नेट का सिलेबस भी काफी ज्यादा इस कॉलेज के सिलेबस से ही मिलता जुलता है। तो सर मैंने इसकी तैयारी करना स्टार्ट की। ओके। फिर सर, यस सर, फिर तैयारी चल रही थी इसकी एग्जाम एमबीए के टाइम पर ही सर। उसके बाद तैयारी करते करते सर कई सारी चीजें समझ में आई। स्टार्टिंग में तो कहीं से भी पढ़ रहे थे, इंटरनेट से किसी भी सोर्स से पढ़ रहे थे, बट समझ नहीं आ रहा था कि क्या एग्जैक्टली पढ़ना चाहिए। ओके। फिर फिर सर समझ में आई कि कौन सी बुक्स मंगवानी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए। सो पेपर टू तो फिर भी हो रहा था क्योंकि सब्जेक्ट से था। फैमिलर तो होता है। नॉलेज, यस सर, बट पेपर वन में काफी डिफिकल्टी हो रही थी। तो सर ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। तो जैसे ओके। मैंने फर्स्ट टाइम, यस सर, सर जैसे मैंने फर्स्ट टाइम दिया तो उसमें मैं सिर्फ बुक्स से पढ़ रही थी। और पढ़ाई तो मैंने की थी बट वो स्मार्ट स्टडी नहीं हो पाई मेरी। ओके। दैट्स वाई मेरे पे नहीं निकला। सर मैंने पीवाईक्यूज उतने ज्यादा सॉल्व नहीं किए। और सर पढ़ती जा रही थी और ये डिवाइड नहीं किया कि कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, कौन से टॉपिक पे कम। तो इस कारण से फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नहीं निकला। जब नहीं हुआ तो मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में देखा कि कहाँ पे दिक्कत है। तो समझ में आया कि सिर्फ बुक से पढ़ाई करके तो नहीं होगा। उसके बाद सर टेलीग्राम में मैं आपको बहुत टाइम से फॉलो कर रही थी, क्विजेस वगैरह मैं आपके ग्रुप में दे रही थी। ओके। फिर सर मैंने क्लासेस को फॉलो करना स्टार्ट किया। तो पेपर वन मेरा वहां से काफी ज्यादा कवर हुआ, कॉन्सेप्ट्स तो बहुत ज्यादा क्लियर हुए। ओके। यस सर। तो मतलब आपने क्विजीज वगैरह करते थे तो आपको लगा कि क्लासेस भी लेनी चाहिए, तो आपने पूरा पेपर वन कवर किया। तो यस। पेपर वन के अंदर अगर मैं ऑलमोस्टली बोलूं तो आपको कौन कौन सी यूनिट ज्यादा अच्छी लगती थी, कौन कौन सी यूनिट्स आपको लगता था वीक हैं जिनको मेरे को ज्यादा तैयारी करनी चाहिए? क्योंकि आपने बोला है ना कि डिवाइडेशन किया मैंने, मेरे को समझ आ गई सेकंड अटेम्प्ट के अंदर कि भाई ये चीजें हैं, इनको ज्यादा ध्यान देना चाहिए और इनको कम देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि पेपर वन में और पेपर टू का चलो बाद में पूछते हैं, पेपर वन के अंदर किस तरीके से आपने अच्छे से मतलब अपना डिवाइडेशन किया? सर पेपर वन का कॉन्सेप्ट तो हम सब जानते हैं कि 10 यूनिट्स होती हैं। उनमें से कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जिनको आपको कंटिन्यूअसली रिवाइज करना पड़ेगा, उस पे आप छोड़ नहीं सकते हो। जैसे मैथ्स है और आरसी है, लॉजिकल रीजनिंग है।
इनको आपको डेली बेसिस पे इनका टाइम, इनका रूटीन फिक्स करना पड़ेगा और उसके लिए टाइम डिवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद सर कुछ चैप्टर्स हैं जैसे कि टीचिंग हो गया, रिसर्च हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, आईसीटी हो गया, ये चारों मुझे इजी लगते थे और ये ओके। चारों मुझे इन पे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकती हूँ। तो मैंने इन पे अपनी अच्छी कमांड लाई कि एटलीस्ट 20 में से मेरे 17 to 18 मार्क्स होने चाहिए, तो मेरा इस ओके। पे ज्यादा अच्छा। के बाद सर होता है एचई और हायर एजुकेशन और पीपल इन्वायरमेंट। सर उसके क्वेश्चंस काफी अनएक्सपेक्टेड होते हैं, तो हम जानते हैं वो कहीं से भी आ सकता है, उसका बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस है। ओके। सर जो मैंने पढ़ लिया था, बट उस पे भी फिर सर मैंने आपकी क्लासेस से बहुत ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व किए उस पे, ओके। तो उससे हेल्प हुई। ओके, तो मतलब आप कहना चाहते हो कि आपने पूरे का पूरा जो पेपर वन था उसको कवर करने का तरीका ये था कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छा था, रिसर्च एप्टीट्यूड अच्छा हो गया, फिर आईसीटी अच्छा हो गया, और एक यूनिट आपने और बताई है कम्युनिकेशन। ये आपको इजी लगती थी यूनिट्स, और जो मैथ है, डीआई है, लॉजिकल रीजनिंग है, इनको आप डेली रिवाइज करते थे। और दूसरा जो यस हायर एजुकेशन है, पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आते हैं। सबको पता है कि कहीं से करंट डाटा भी उठा लिया जाता है, कई बार कुछ पूछ लिया जाता है, कई बार कुछ पूछ लिया जाता है। चलो ठीक है जी। तो अगर मैं पूछूं आपसे भी स्पेसिफिक, पेपर वन की प्रिपरेशन आपने कैसे की, ओवरऑल कितने घंटे आपने पेपर वन को दिए, कैसे कैसे, मतलब डेली आप कितने डीआई लगाते थे या कितना मैथ के क्वेश्चन सोल्व आउट करते थे, तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहते हो? सर, मैं डेली एक आरसी, एक डीआई और एक मैथ्स का चैप्टर उठाती थी, और एक आर का मेरा रूटीन था उसको सॉल्व करने के लिए। फिर उसके अलावा टीचिंग वगैरह का रिवीजन थोड़ा बहुत करती थी, और उसके पीवाईक्यू ज्यादा सॉल्व करती थी। ओके। सर पीवाई मोस्टली ट्राई करती थी कि मैं क्लासेस से लूं, और वो मैं आप ही की क्लासेस फॉलो कर रही थी, ओके। क्योंकि उस ये होता था कि मुझे अलग से पढ़ाई नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि उसमें आप टॉपिक क्लियर कर देते थे क्वेश्चन के साथ ही। तो वो मेरा टाइम बच जाता था, इसलिए कि मैं इस क्लासेस ही ज्वाइन करती थी डायरेक्ट। ओके, तो मतलब आप कह रहे हो कि जो मैं एमसीक्यू आपको लगवाता था, बिल्कुल जी डियर फ्रेंड्स, मैं रात को 9 बजे वाली क्लास के अंदर बहुत सारे एमसीक्यू लगवाए हैं। लास्ट टाइम 5,000 प्लस पेपर वन के एमसीक्यू लगवाए हैं, जिसके अंदर हर हर क्वेश्चन की मैं एक्सप्लेनेशन साथ ही साथ देता था। ऐसे कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसको समझाने की जरूरत भी नहीं होती, और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसकी एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए। तो वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो, आपका अपना चैनल है। तो डियर फ्रेंड्स, वहां से आप जितने मर्जी फ्री के एमसीक्यू लगा सकते हो। तो आप, अगर मैं पूछूं कि पेपर वन के लिए कितने घंटे आप देते थे टोटल, मतलब 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, तो पेपर वन के लिए, क्योंकि बच्चों को लगता है ना, ऐसा पूछते हैं बच्चे कि सर हमें बता दो कि पेपर वन को कितने घंटे दें या पेपर टू को कितने घंटे दें। सर टू 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 एंड हाफ एन आवर ऐसा ही रहता था। दो अच्छा। या ढाई घंटे नहीं दिए, बट हाँ कंसिस्टेंटली उतना टाइम देना पड़ता है। अच्छा। आप एक दिन हाँ, पढ़ डेली नहीं देना होता। पड़ता है वही टाइम। मैंने सबको बता रखी है ना, वो कुएं वाली कहानी, कुएं वाली, ठीक है, उस कुएं वाली कहानी के तरीके, वो जैसे जैसे मटका रखते हो, धीरे धीरे जाके वो फ्लैट जगह पर अपना क्या बना लेता है, जगह बना लेता है। धीरे धीरे जैसा मटका होता है वैसी जगह बनाने लग जाता है। तो कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, तो इसको आपको लेके चलना ही पड़ेगा। और अगर पेपर वन के अंदर बोलूं तो इन्होंने 2 से ढाई घंटे दिए हैं। तो आपके सामने है, पहली बार इनका अटेम्प्ट था, उसके अंदर नेट भी क्लियर नहीं हुआ था इनका, लेकिन इनको थोड़ी गाइडेंस की जरूरत थी, एक प्रॉपर वे की जरूरत थी। और अगर मैं बोलूं तो बुक्स तो सभी के पास होती हैं, तो बुक्स बोल के या आपको बताती नहीं, एक्सप्लेनेशन नहीं देती हैं आपको बुक्स, और बुक्स को समझना पड़ता है, लेकिन उसके लिए बहुत टाइम लगता है, और आपको एक अच्छे वे की जरूरत है, गाइडेंस की, तो उसके लिए आपको किसी ना किसी टीचर को फॉलो करना ही पड़ता है। ये मेन बात होती है। और पेपर टू इनका एचआरएम है, तो उसके बारे में भी पूछ लेते हैं, पेपर टू में कैसे कैसे प्रिपरेशन किया आपने? सर एचआरएम की क्लासेस तो वैसे मोस्टली तो मैंने खुद ही कवर किया था, बट ओके। आपकी क्लास है वो भी कवर किया था। और सर लक्ष्मी मैम से भी बहुत सारी क्लासेस ली थी मैंने, बिल्कुल। यूट्यूब सारी मैंने कवर की थी। देखो। और क्विज हाँ।
देखो जो बच्चे एचआरएम की तैयारी कर रहे हैं ना, मैं सजेशन करता हूँ, ठीक है, एक टीचर कम्युनिटी होती है कुछ आपस के अंदर, तो वही बात है कि वो लक्ष्मी कुशवाहा मैम करके हैं जो एचआरएम पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं और अप टू डेट पढ़ाते हैं। उनकी फ्री क्लासेज भी अगर आप कवर करते हो तो मुझे लगता है कि सफिशिएंट है, क्योंकि मैंने खुद उनकी क्लासेज कभी कभार देखी हैं। जैसे मतलब होता ही है ना कि कभी कभार भटकते चले जाते हैं जैसे अपने टाइम में, तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो मैम, आप वहां से पढ़ सकते हो जो एचआरएम की तैयारी कर रहे हैं। बाकी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आपको एचआरएम की फुल फ्लैश सीरीज मिल जाएगी जिसमें 30 से 35 क्लासेज हैं। पूरा ओवरऑल एचआरएम आपका कंप्लीट मिल जाएगा वहां पर। जो कॉमर्स के बच्चे हैं वो भी फॉलो कर सकते हैं, एचआरएम के बच्चे हैं वो भी, और मैनेजमेंट के बच्चे हैं वो भी फॉलो कर सकते हैं। तो प्रतिज्ञा जी, आप मुझे ये बताओ कि पेपर 2 के लिए कितना टाइम देते थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे एचआरएम वाले भी हैं जो ये पूछेंगे सर जी पेपर 1 तो पूछ लिया आपने, पेपर 2 पूछा नहीं। तो पेपर 2 के अंदर बताओ कि कितने घंटे आप पढ़ते थे। सर पेपर 2 का पेपर 1 के कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ता है उसको। आप 3 to 4 आवर्स या उससे थोड़ा ज्यादा दो, ओके। बट वही कि जितना भी टाइम दो आप कंसिस्टेंटली दो। आप एक दिन पढ़ोगे और दूसरे दिन नहीं पढ़ोगे तो नहीं हो पाएगा। वो टाइम फिक्स होना चाहिए। बिल्कुल, इनका बोलना है कि चाहे पेपर 1 पढ़ो चाहे पेपर 2 पढ़ो, टाइम तो कंसिस्टेंसी तो मेंटेन करनी पड़ेगी। और पेपर 2 के लिए ये 3 से 4 या 5 घंटे भी देते थे। और जो मैंने आपको बताया ना कि यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने स्ट्रेटजी डाली है 8 घंटों में, ठीक है, कैसे पढ़ें, ठीक है ना, 30 दिन 8 घंटे कैसे पढ़ें कि आप मैनेज कर पाते हैं, वो प्रतिज्ञा से पूछते हैं। प्रतिज्ञा जी बताओ फिर, ओवरऑल आप कैसे पढ़ते थे, दिन को पढ़ते थे रात को पढ़ते थे, तो कैसा रहता था? क्योंकि बहुत सारे बच्चों के अंदर एक मिथ होता है कि अगर दिन को पढ़ेंगे सुबह 4 बजे उठ के पढ़ेंगे तो ही आएगा, या रात को पढ़ेंगे तो ही आएगा। तो आप कब कब पढ़ते थे? सर मेरे साथ तो मोस्टली ये होता है कि मैं बहुत ज्यादा टाइम तक एक साथ बैठ के नहीं पढ़ पाती थी। तो मैंने टाइम डिवाइड करके रखा था। मैं सुबह का टाइम देती थी 2-3 घंटे पेपर 1 के लिए। उसके बाद 1-2 घंटे का गैप लेती थी, अपने कॉलेजेस के भी असाइनमेंट वगैरह करती थी। बिल्कुल। उसके बाद से शाम तक का टाइम दिया करती थी मैं पेपर 2 के लिए। और सर ओके। उसके बाद IQs सॉल्व करती थी। अच्छा, उसके बाद पीवाईक्यू लगाते थे आप। चलो ये तो हो गया, ठीक है, ओवरऑल। अब मुझे ये बताओ कि पहला जो पेपर दिया था आपने उसके अंदर क्या कमी रह गई थी कि आपने अब की बार सीधा ही जीआरएफ कर दिया? क्योंकि एक मैंने कल भी बच्चे का इंटरव्यू लिया था, उनके साथ भी ऐसा था कि पहले उनका निकला नहीं और अब की बार सीधा उन्होंने कॉमर्स की क्लासेस की मेरे से, पेपर 1 की क्लासेस की, सीधा ही जीआरएफ निकाल दिया। तो पहले क्या कमी थी, आपको क्या लगता था कि क्या थोड़ी कमी रह गई और उसको अब की बार आपने सुधारा? सर फर्स्ट टाइम में तो स्ट्रेटजी थोड़ी मेरी लूज थी, क्योंकि बुक्स तो पढ़े थे मैंने, कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे भी ध्यान दिया था, बट PYQs पे उतना ध्यान नहीं दिया। लास्ट के कुछ डेज बहुत क्रूशियल होते हैं। हम लोगों के साथ इस बार एक चीज और चैलेंज आया कि पेपर 2 फेजेस में होने वाले थे, जैसे जुलाई में और अगस्त में। तो हम लोगों का एग्जाम अक्सर हम लोगों के सब्जेक्ट में लास्ट में होता है, लास्ट डे में। तो मेरा 1 महीने का रिवीजन बचा हुआ था ऑलरेडी जुलाई टू अगस्त के लिए। बट इस बार फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट डे पे ही हम लोगों का एग्जाम हुआ, तो हम लोगों को वो नोटिफिकेशन मिला 5 दिन पहले। और सर फर्स्टली तो मैं बहुत ज्यादा पैनिक कर गई कि अब कैसे उसको मैनेज करेंगे, क्या करेंगे। फिर सर मैंने जो 1 महीने के लिए अपना रिवीजन का टाइम रखा था, मैंने उसको पूरा 5 दिन में कवर किया, दिन रात उसी पे लगी रही। और सर पेपर 1 के लिए टाइम नहीं देना पड़ा, क्योंकि आप ही की क्लासेस से MCQs मैंने लास्ट में सारे सॉल्व किए। ओके। और काफी MCQ आए भी थे सर। तो अच्छा, इस बार मेरा काफी कितने, मतलब अगर मैं बोलूं तो पेपर 1 में कितने एमसीक्यू आपको देखने को मिले थे जैसे मैंने करवाए हैं आपको, जो पुरानी क्लासेज में पढ़ाए थे? सर HE के और ICT के तो काफी सारे वैसे ही थे। टीचिंग के भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा घुमाकर NTA देता है, बट कॉन्सेप्ट वही रहता है और आपके वही टॉपिक्स रहते हैं, वही घुमा कर दे देता है। तो सर बट ये था कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे। पिछली बार कॉन्सेप्ट्स उतने ज्यादा क्लियर नहीं थे और PYQs उतने सॉल्व नहीं किए थे, तो नहीं हुआ था। इसलिए इस बार मैंने ज्यादा PYQs में फोकस किया था। ओके।
तो मतलब आपने देखो, एक बात और है कि इन्होंने सारी क्लासेस मेरी फ्री वाली इन्होंने की हैं, ठीक है। मैंने मतलब आप पूछ भी सकते हो, ये बता भी देंगे, मैंने जितना कुछ यूट्यूब पे पढ़ा है, 8 घंटों की आईसीटी की मैराथन करवा रखी है, और लास्ट के अंदर मैंने 7 घंटों की पूरी पेपर 1 की एक बड़ी मैराथन ली थी। उससे पहले मैंने 100 क्वेश्चन करवा दिए, किसी दिन 50 करवा दिए, इतने सारे क्वेश्चन करवाए थे। तो वहां से मैंने हर क्लास के अंदर कंसेप्ट क्लैरिटी रखी है, और जितनी भी मेरी क्लासेज हैं सब में मैं कंसेप्ट क्लैरिटी रखता हूँ, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने बोला कि PYQ इन्होंने सारे के सारे जितने मैंने करवाए हैं वही सोल्ट आउट किए हैं, कहीं और से इन्होंने पढ़ाई नहीं की है। और इन्होंने एक मतलब कंटिन्यूली उस चीज को करते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज एक क्लास देख ली तो 3 दिन गैप दे दिया, वो काम इन्होंने बिल्कुल नहीं किया। अगर आप भी नेट जीआरएफ करना चाहते हो तो जितनी पुरानी क्लासेज मैंने कवर की हैं वो करो, अब की बार नई क्लासेज आएंगी वो भी आप करना। पेपर के आसपास इन्होंने बोला है कि एक क्रूशियल टाइम होता है, ठीक है। मैं पेपर के आसपास 1.5 महीना पहले से मैं एमसीक्यू लगवाने स्टार्ट कर देता हूँ, और कम से कम आपको 5 से 7 हजार एमसीक्यू मैं फ्री के अंदर देता हूँ यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है। तो आप इसके अलावा बताओ कि आपने पेपर के अंदर जाते हो जब, तो बहुत सारे बच्चे पैनिक हो जाते हैं, उनको नहीं पता लगता कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है कैसे नहीं। तो आपको भी लगा था कि पैनिक हुए थे आप, या आपको कुछ हफड़ा दफड़ी के अंदर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, या आपने पहला पेपर कौन सा अटेम्प्ट किया था, वो सारी चीजें भी बता दो ताकि बच्चे अगले अटेम्प्ट के अंदर जाएं तो अच्छे से कर पाएं। तो लास्ट टाइम मेरे साथ ये हुआ था कि मैं पैनिक कर गई थी और मुझे हेडेक होने लगा था। बट इस टाइम मैंने जितनी भी पढ़ाई की, मैंने ये अश्योर किया कि जिस दिन मेरा एग्जाम है उसके एक दिन पहले मैं अच्छे से स्लीप लूं, और प्रॉपर खाना वाना खाकर मैं गई थी, और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर गई थी कि ठीक है, अब जो इतनी मेहनत की है, जो भी होगा सो देख लेंगे, टेंशन नहीं लेनी है, फ्री माइंड से जाओ। और जैसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ो, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत सिली मिस्टेक्स भी हुई है मुझसे कि मैंने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, और इस कारण से भी रह गए थे कुछ क्वेश्चंस। ओके। तो इन्होंने बोला कि सिली मिस्टेक तो सभी बच्चे करते हैं और होती भी हैं। वो कब होती हैं? जब आप हफड़ा दफड़ी करते हो, मतलब जब आपको लगता है यार मेरा पेपर ना रह जाए, ऊपर टाइम की घंटी चलती है, ठीक है, वो भी आपके ऊपर प्रेशराइज करती है थोड़ा कि टाइम होने वाला है। तो यार ऐसा मत, यार 2-4 क्वेश्चन रह जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, ठीक है, 2-4 क्वेश्चन रह जाएंगे, पर आराम से करोगे तो मे बी पेपर कंप्लीट भी हो जाता है और क्वेश्चन गलत भी नहीं होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं पूछूं आपसे कि आपने मतलब ओवरऑल जैसे आपने पेपर 1 और 2 की तैयारी कर ली, ठीक है, उसके बाद आपने कितनी बार कंसेप्ट पढ़ लिया, कंसेप्ट पढ़ने के बाद कितनी बार आपने रिवाइज किया था? मेन बात यहां पर आती है, बच्चे पूछते हैं सर कितनी बार रिवाइज करूं, कितनी बार PYQ लगाऊं, क्या किया उसके लिए आपने? सर, रिवीजन का तो सीधा कॉन्सेप्ट है कि जो आप एक दिन पढ़ रहे हो, अगले दिन जब आप दूसरे टॉपिक पे जंप करो, तो उससे पहले आप 10 मिनट पुराने टॉपिक को दो। आप अगर ऐसा करते हो तो आपके माइंड में वो चीज रहेगी। और सर, रिवीजन का यही है कि आप जितने ज्यादा, मैंने एक बार सिलेबस कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने 3 बार किया है रिवीजन। सर, 3 बार था और मुझे 3 बार और करना भी था, बट फिर एक ही बार हो पाया था क्योंकि लास्ट में टाइम की शॉर्टेज हो गई थी। बिल्कुल ऐसा होता है, यस सर। क्योंकि डियर फ्रेंड्स मैंने सभी बच्चों को जब भी मैं कोई स्ट्रेटजी बताता हूँ, चाहे मैंने प्रतिज्ञा को बताया या किसी भी स्टूडेंट को बताता हूँ, मेरा एक ही काम होता है, मैं बच्चे को बोलता हूँ कि बेटा कुछ भी, वो बोलते हैं ना, कबीर जी बोलते हैं कि जो कल करना है वो अभी कर ले, ठीक है ना, जो अब करना है तो वो मतलब अभी करता जा, ठीक है ना। वही बात है कि जो चीज आप कल पे डाल रहे हो ना, तो वो आज कर ले, ठीक है, और जो कल की करनी है वो अभी करके जा, ठीक है। वो सारे काम आपको अभी ही करने हैं, जैसे मैंने इन्होंने स्ट्रेटजी बताई, और उसके हिसाब से आपने चलना है कि सारी चीजों को कंटिन्यूली कंसिस्टेंटली बना के सारी चीजों का आपने धीरे धीरे करना है, परसों पे कुछ नहीं छोड़ना। आज कोई यूनिट पूरी करी है तो उसको सुबह दूसरी यूनिट स्टार्ट करने से पहले ही कवर कर दो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने जैसे डिवाइड कर लिया पेपर 1, क्या पेपर 1 का एक यूनिट एक दिन में लेते थे, या अलग अलग चैप्टर पढ़ते थे, या पहले पूरी एक यूनिट कवर करके उसके बाद MCQ लगा के फिर आगे जाते थे? तो पेपर 1 में कैसे किया आपने सारा, क्योंकि आपके अच्छे मार्क्स आए हुए हैं। यस सर, इनिशियली तो थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ता था।
एक चैप्टर को 4-5 दिन या फिर उससे भी ज्यादा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि तब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। बट मेक श्योर कि जब आप पहली या दूसरी बार पढ़ रहे हो तो आप नोट्स बनाओ, क्योंकि नोट्स का बहुत बड़ा हाथ रहता है आपके रिवीजन पे। आप अपने बिल्कुल। लैंग्वेज बनाओ, जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश टू इंग्लिश या हिंदी टू हिंदी बनाओ, क्योंकि मेरी नोट्स मिक्स लैंग्वेज में होती थी जो मुझे समझ में आए। तो नोट्स बनाओ, फर्स्ट टाइम थोड़ा ज्यादा टाइम दो, सेकेंड टाइम से उसको थोड़ा एक एक दिन में डिवाइड कर लो, थोड़ा कम टाइम देना पड़ता है। कई बार तो सर वो नोट्स इतनी हेल्पफुल हो जाती हैं कि आप एक दिन सारे दिन में उसको पूरा कवर कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी बिल्कुल। पढ़ा हुआ। तो ये बात इन्होंने बोली है कि पेन, मैंने हर क्लास में बोलता हूँ ना कि रात अकेली है, ठीक है, और अपनी चेली है। ठीक है, ये मैं एक कंसेप्ट निकाला है कि रात अकेली है और अपनी चेली है। ठीक है, रात में क्या करना है यार, रात में पेन घिसो जितना घिस सकते हो। ठीक है, अपने नोट्स बनाओ अपनी डॉक्टरल लैंग्वेज में, चाहे वो हिंदी है इंग्लिश है, मिक्स करके। पर आपको वो चीज समझ आनी चाहिए कि इस कंसेप्ट में ये चीज है, इसको तो पक्का करना ही करना है। वो चीज करो। ठीक है, और इस रातों को खराब मत करो। ठीक है, बात करते हो, चैट वैट करते हो, चलो इससे बात आ गई, इनसे पूछते हैं। तो प्रतिज्ञा, आपने बताओ कि सोशल मीडिया से कितनी दूरी बनाई थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि कुछ नहीं होता एक आध दिन से, फिर वैसे करते करते 3-4 घंटे खराब कर देते हैं सोशल मीडिया पे। तो आपका क्या रहा सोशल मीडिया वाला सिस्टम? सर थोड़ी डिस्ट्रैक्शन तो होता है सोशल मीडिया से, ये फैक्ट है, क्योंकि एक बार आप ऑन कर लो कोई भी प्लेटफॉर्म तो फिर थोड़ा टाइम लगता है। तो थोड़ी दूरी बनानी पड़ी थी। लास्ट टाइम मैं ज्यादा डीएक्टिवेट वगैरह कर दिया करती थी, बट इस टाइम मैंने यही, मेरा ज्यादा ध्यान ही नहीं जाता था, क्योंकि लास्ट टाइम नहीं निकला था तो मेरा ज्यादातर ध्यान पढ़ाई में ही रहता था। तो हम्म। मुझे खुद नहीं मिलता था कि मैं ज्यादातर फोन चला सकूं, या मेरा मन ही नहीं होता था। तो सर ये है कि ये आपके ऊपर है कि आप कितना टाइम अपने पढ़ाई को देना चाहते हो। जब आपका फोकस आपके पढ़ाई पे होगा तो ऑलरेडी बाकी जगह से फोकस हट ही जाता है चलो, इससे। ये भी इन्होंने अच्छा बताया। इन्होंने बोला है कि यार अनइंस्टॉल करो ना करो। मैंने भी बोला है ना सबको कि मोटिवेशन इंटरनली होता है कि भाई करना है मैंने। ठीक है ना, आप यार पोस्ट ग्रेजुएशन हो, आप रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग पे हो। ठीक है, आपको, मुझे नहीं लगता कि बाहर से किसी चीज की मोटिवेशन की जरूरत है। बाकी इनसे पूछ लेते हैं, प्रतिज्ञा बताओ कि बाहर से कोई चीज मोटिवेट करती है या खुद से होना पड़ता है मोटिवेट? सर ज्यादा दिन तक तो नहीं कर पाती है। आप एक बार किसी का सेशन लोगे, थोड़ी देर के लिए आपके अंदर मोटिवेशन रहेगा, बट वो जो इंटरनल मोटिवेशन होती है कि अब मैंने एग्जाम दिया है, निकला नहीं है, क्या करूंगी आगे, ये चीजें ज्यादा अफेक्ट करने लगती हैं आपको, क्योंकि वो बिल्कुल। खुद में करना है। अभी सबको पता है आपके इर्द गिर्द कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, एक दो बार नहीं निकलता है तो कहीं ना कहीं सब में ही हो जाता है, इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हो निकल नहीं रहा है। वो डर, वो फियर, वो मोटिवेशन वो खुद ही से आता है सर। हाँ, बस वो समझ लो कि रिश्तेदार क्या कहेंगे, वो चीज समझ लो। या ये समझ लो कि यार उसका निकल गया मेरे दोस्त का और मेरा नहीं निकला, यार जिद पकड़ लो। मेरे हिसाब से तो यही एक बेटर मोटिवेशन है कि आप करके दिखाओगे और कर जाओगे। ऐसा है ना कि सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नेट जेआरएफ देते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन करके आए हैं। कोई भी इतना डल नहीं होता, पोस्ट ग्रेजुएशन के पेपर भी इजी नहीं होते। ठीक है, वहां से ही कंसेप्ट सीखते हो, वही चीजें आपको यहाँ पूछी जाती हैं, और उसी तरीके से आप आगे पढ़ते हो, उन्हीं चीजों को सोल्यूशन करते हो। बाकी बात आती है पीवाईक्यू के ऊपर। तो आपने पहले बता ही दिया है कि सर जी मैंने आपकी क्लासेस से सारे पीवाईक्यू किए हैं। अगर मैं बोलूं तो मैं तो 2015 से लेकर के 2021 तक के जितने पीवाईक्यू उनको सारे को सॉल्ट आउट करके बच्चों के सामने लेके आता हूं। पर आपने एक्स्ट्रा कुछ किया था पीवाईक्यू के अंदर, किसी बुक से या कहीं और से लगाए हैं पीवाईक्यू? सर जो बुक्स हम लोग आइडियली यूज करते हैं पेपर वन के लिए वो है केवीएस मदान। उसमें भी काफी सारे ऐसे टॉपिक वाइज उसमें पीवाईक्यूज रहते हैं जिससे आप सॉल्व कर सकते हो। उसको भी सॉल्व करो, बट उसमें पीवाईक्यूज कम होते हैं, उसमें नॉर्मल मॉक टेस्ट की तरह कह सकते हैं हम, उसमें बिल्कुल। ज्यादा रहते हैं। वो पता क्या होता है, जो केवीएस मदान सर की बुक है बहुत ही अच्छी बुक है, मैं मानता हूँ। ठीक है, पर उन्होंने ना वो जो क्वेश्चन दिए होते हैं, जितने पोर्शन दिए हैं टॉपिक वाइज दिए हैं, इसका मतलब है कि वो टीचर आपके टॉपिक को क्लियर करना चाहता है, कंसेप्ट की क्लैरिटी बनाना चाहता है कि बच्चे ने जो चीजें पढ़ी हैं क्या उसको आ गई हैं कि नहीं आ गई हैं। दूसरी बात, पीवाईक्यू मस्ट है, वो आपको लगाने पड़ेंगे, चाहे किसी टीचर से लगाओ चाहे खुद से लगाओ। ठीक है, ऐसा है कि मैं क्या करता हूं, जो मेरा पीवाईक्यू करवाने का तरीका होता है,
कि मैं ना जितने भी पेपर होते हैं ओवरऑल, ठीक है, जैसे मेरे अब की बार मेरे पास 40 पेपर हैं, ठीक है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, संस्कृत, ठीक है, पंजाबी, ठीक है, उर्दू, ये जितने भी पीवाई को है ना, इनके मैं पेपर वन उठाता हूँ सभी के, और सबके पेपर वन। अब ऐसा मान के चलो 40 है तो 50 क्वेश्चन है, 500 का 20, 2000 क्वेश्चन तो यहां से बन गए, हमें जरूरत ही नहीं कहीं और जाने की। मुझे नहीं लगता कि किसी बुक को भी परचेज करना चाहिए। अगर आप एक छोटा सा मेरा कोर्स भी ज्वाइन कर लेते हो, या जितने मैं यूट्यूब पे फ्री कोर्स करवाता हूँ, आपके सामने एग्जांपल बैठा है, पूरा पेपर वन फ्री कोर्स से इन्होंने फ्री एमसीक्यू से लगाया, और आपके सामने है कि इन्होंने जीआरएफ कर दिया है। चलो बहुत ही अच्छी बात है, इन्होंने सारी बातें बताई। अब कुछ यस सर। मिस्टेक होती हैं प्रतिज्ञा, कुछ मिस्टेक होती हैं जब हम प्रिपरेशन करते हैं। तो वो मिस्टेक करते हैं, नोट्स बनाते हैं, नोट्स बनाने के अंदर कि हम पूरी पूरी कॉपी भर देते हैं नोट्स बनाते हुए। तो वो एक, मुझे लगता है, कॉमन प्रॉब्लम है। जब हम स्टार्ट करते हैं ना किसी चीज को, तो हम वो सारी चीजें लिखने बैठ जाते हैं। तो आप बताओ कि आप कितना लिखते थे नोट्स के अंदर, और कितनी नोटबुक आपने भरी, मतलब अब की बार जब आपने किया तो कितनी नोटबुक आपने भरी, और आपने कोई एक्स्ट्रा डायरी लगाई जिसके ऊपर कुछ नोट करते थे? क्या क्या आपकी स्ट्रेटजी थी नोट्स बनाने की? क्योंकि बच्चे आजकल नोट्स के लिए सबसे पहले पूछते हैं कि सर जी बाकी सब कुछ तो देखी जाएगी, पहले नोट्स बना दो। क्लासेस समझ तो आ रही हैं, पर नोट्स कैसे बनाए, लास्ट तक उनको याद कैसे करें? सर पेपर वन में लास्ट टाइम मैंने भी बहुत डिटेल्ड नोट्स बनाई थी, और सिर्फ एक ही लैंग्वेज में थी, इंग्लिश में ही थी। बट सर इस बार मुझे समझ में आया कि बहुत शॉर्ट अपने लैंग्वेज में और पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। आपको हर चीज नोट करने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करो। आप जब उन पॉइंट्स को पढ़ोगे आपको वैसे भी चीजें क्लिक हो जाएंगी, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो। और सर इसके अलावा नोट्स का सर यही है कि आप जितना अपने को ध्यान में रख के बनाओगे कि हमें ही पढ़ना है, उस तरीके से बनाओ। किसी को देने, कई लोग ये करते हैं देने के अकॉर्डिंग बनाते हैं, तो वो उस अकॉर्डिंग बनाते हैं, बट मेरा यही कॉन्सेप्ट था कि मैं अपने पढ़ने के लिए बना रही हूँ, तो अपने लैंग्वेज में। सो बिल्कुल। पेपर टू फ्लैश कार्ड्स वगैरह यूज किए थे, उसमें लॉ के पार्ट, तो उसमें लर्न ज्यादा करना पड़ता है। तो उसके लिए आप फ्लैश कार्ड्स यूज कर सकते हो, आप चार्ट्स बना सकते हो, उसको आप वहां से पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, फैक्ट्स याद होते रहेंगे। तो सर यही कॉन्सेप्ट थे, यही बिल्कुल। था मेरा नोट्स का। अच्छा, इन्होंने बोला कि इन्होंने फ्लैश कार्ड एक तो लगाए हैं अपने, मतलब कहीं कॉपी पे वो छोटे छोटे आते हैं ना, लाल पीले से फ्लैश कार्ड होते हैं, और वो यूज किए हैं इन्होंने। एक तो मतलब इतनी छोटी सी डायरी आती है, उसको आप ऐसे पेज उखाड़ोगे जहां उसको चिपकाना चाहते हो, मतलब लग जाता है वो, ठीक है। दूसरी इन्होंने बोला है कि मैंने अपनी लैंग्वेज के अंदर, देखो यार सभी बच्चे हैं ये इंग्लिश मीडियम से हैं, ठीक है, लेकिन इन्होंने भी हिंदी यूज किया है कि अपनी लैंग्वेज में समझना है यार, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यार मैंने प्रॉपर जो पीडीएफ में चीजें दी हैं वही सारी लिखनी है। यार जो टीचर आपको समझा रहा है अपनी लैंग्वेज में, जहां से आपको समझ आ रही है वही चीजें लिखो भाई, इसमें ये चीज होती है, बस बात खत्म है। और कम से कम नोट्स बनाओ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर चीज में टीचिंग एप्टीट्यूड का अगर कर रहे हो तो उसमें मेमोरी लेवल है, सारी बातें मेमोरी लेवल लिख के ऊपर, और साथ के साथ आपको क्या करना है उसमें लिख देना है कि यहाँ मेमोराइज होता है, सबसे लो थिंकिंग वाला लेवल होता है, 4-5 पॉइंट लिख लो, काफी है, ठीक है। जब आप एमसीक्यू लगाओगे वहां से भी नई नई चीजें आएंगी, और आप थोड़ी सी पेज की जगह खाली छोड़ो और उसको नोट करते जाओ साथ के साथ, इतना सफिशियंट होता है। अगर आप पूरी एक एक यूनिट के लिए 10-10 कॉपियां भर दोगे तो मुझे लगता है कि फिर तो कॉपियां भरने वाला काम आपके लिए ज्यादा सुटेबल है। ओके। तो आप, अगर कई बार ऐसा होता है ना प्रतिज्ञा, कि हम लोग पढ़ रहे होते हैं, सब कुछ सही जा रहा होता है, लेकिन कई बार बीच बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं या डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो फिर आप क्या करते थे? मूवी वूवी देखने जाते थे, या मतलब ऐसे ही काम चल जाता था? ये सर रिफ्रेशमेंट तो होना ही चाहिए, कुछ ना कुछ। आप कंटिन्यूअसली स्टडी करोगे तो वो डिमोटिवेशन आता ही है। तो इसके लिए सर बाहर निकलना भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को घर में बंद कर लें और फिर पढ़ाई। बाहर निकलना जरूरी है, फ्रेंड से मिलो, इर्द गिर्द ऐसे ही लोगों को रखो जो पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि मेरे आसपास मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे फ्रेंड्स सब मुझे बहुत मोटिवेट करते थे। सबका यही था कि ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकला, दूसरी बार जरूर निकलेगा तुम्हारा। और सर कई बार तो मैं आपसे भी बात की थी कि सर डिमोटिवेशन हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है, तो आपने कहा था कि सिर्फ क्लासेस लो और पेशेंस रखो। तो बस आप इतना बिल्कुल। करो, आप पेशेंस रखो।
यस सर। तो इन्होंने बोला कि डीमोटिवेशन हो जाता है। बहुत सारे बच्चे भी अब की बार डीमोटिवेट हुए हैं जिन्होंने कॉल वगैरह किया। मैंने बोला कि चलो आप कॉल, क्योंकि एक काउंसलिंग होती है ना, वो मस्ट होती है ऐसे काम के अंदर। क्योंकि जो काम आपको लगातार, एक बोलते हैं ना कि मतलब पढ़ाई करनी बहुत ही कठिन काम है। अगर बैठ के भी करना है, पढ़ाना है या पढ़ना है, बहुत ही एक फिजिकल मूवमेंट होता है ना, बंदे की फ्रस्ट्रेशन, पसीना बहता निकल जाती है। लेकिन यहाँ पर होता है कि बंदा सारा दिन मोबाइल पे चिपका है या कुछ नोट्स बना रहा है, सारा दिन बंदे को लगता है यार अब तो लाइफ में कुछ रहा ही नहीं है। ठीक है, वो चीज आपको नहीं करनी। आपको थोड़ा अपने आसपास दोस्तों से घूमना है जो सिर्फ, इन्होंने बोला, स्टडी करते हैं। ऐसा नहीं है कि चलो यार आज चलो पिज्जा खाने चलते हैं, चलो गेड़ी छेड़ी लगाते हैं, वो काम आपको नहीं करने। ऐसा काम तो नहीं किया आपने? नो सर। हाँ, मतलब सर ऐसा काम। कभी हाँ कभी जरूर है, बट आप उसके लिए तो टाइम सेपरेट ही रखो। एग्जाम के बाद ये करने का ऑलवेज टाइम मिलेगा। एग्जाम के पहले ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो एग्जाम हर कोई है, और यही सब है एक हम्म। बार सक्सेस। हाँ, इन्होंने बट बोला उसके कि हाँ एग्जाम तक आपने कुछ नहीं करना है, ऐसा गेड़ी शेड़ी नहीं लगानी है, बाद में लगाएंगे। ठीक है, अब तो ये भी घूमने जाएंगे। चलो, बहुत ही अच्छा इन्होंने बताया है। आप इसके अलावा जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं, इसके अलावा अगर कोई भी आपको लगता है कि जो आपने अपने टाइम में क्वेश्चन पूछा है और उसका मैंने आपको आंसर किया हो, या आपने वो चीज खुद से की हो, तो बच्चों को मोटिवेट हो या बच्चों की प्रिपरेशन के लिए जो मस्ट है, तो वो चीज भी आप बता सकते हो कुछ। सर कई बार ऐसा होता था कि मुझे कई क्वेश्चन समझ में नहीं आते थे, टीचिंग के भी, जबकि वो मेरा एक स्ट्रांग पार्ट था। तो मैं आपके पास आती थी और आपने मुझे कई बार वॉइस मैसेजेस में उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए। इवन लेट नाइट पे भी आप बता दिया करते थे। आपके साथ ये बैरियर भी नहीं था कि अगर हमने रात में पूछा है, पढ़ रहे हैं, तो आप सुबह बताएंगे। ये हम लोगों को मोटिवेट करना। और सर यही है कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो, चाहे कैसे भी रखो, वो अपने से करना है। जाके टीचर्स को परेशान करो, वो आपकी हेल्प करेंगे ही। मैंने भी बिल्कुल। कई बार क्वेश्चंस किए हैं आपसे, तो आप हमेशा रिस्पॉन्सिव रहते थे। सर वो बहुत हेल्प हुई है मेरी उससे। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि भाई देखो, टीचर कोई भी बुरा नहीं होता। देखो, अगर मैं बोलूं तो टीचर सारे ही अपने अपने, किसी का टाइम कैसे मैनेजमेंट करता है, किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है। हर बंदा अपने तरीके से आपको कभी ना कभी हेल्प करता है। चलो, मेरा नेचर है कि मैं यार जो बच्चे की प्रॉब्लम आती है उसको साथ के साथ सॉल्ट आउट करता हूँ, ताकि बच्चे को भी एक मोटिवेट रहे कि यार कोई पीछे खड़ा है, सपोर्ट कर रहा है। तो मेरा नेचर ऐसा है कि आप कोई भी बच्चा जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ, किसी दूसरी टीचर का स्टूडेंट है, या वो डरता है कि चलो सर से बात कर लेते हैं या हो जाती है, तो उसमें ना मैं आपकी हेल्प जरूर करता हूँ जितनी मेरे से पॉसिबिलिटी है। और मैं फ्री में भी जितनी क्लासेस होती हैं मैं कवर करता हूँ और आपको बताता हूँ। चलो, बहुत ही अच्छी इन्होंने सारी चीजें बताई हैं कि आपको अगर अपने डाउट सॉल्व करने हैं, आपको सारी चीजें हैं, तो आप मेरे से यूट्यूब के नीचे भी कमेंट कर सकते हो, बाकी टेलीग्राम के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप के ऊपर भी। जितना मेरे से होगा मैं करता हूँ। ठीक है, तो जाते जाते मुझे प्रतिज्ञा ये बता दो कि आपने जो ये प्रतिज्ञा ली थी, इनका नाम भी प्रतिज्ञा और इन्होंने प्रतिज्ञा ली भी थी, तो उसके लिए मतलब आप ये मानते हो कि कितना टाइम है, अगर कोई बच्चा जीरो अंडा हो तो कितने टाइम के अंदर बंदा इस सारी चीजों को कवर करके अपना नेट जीआरएफ कवर कर सकता है? मतलब कुछ बच्चे होते हैं ना कि सर जी मेरा 5 साल हो गए, स्टडी छोड़ रखी है, मेरा बेस अच्छा नहीं है, ये है वो है। तो आपको क्या लगता है कि सारे बच्चे कवर कर सकते हैं? मतलब कंसेप्ट कितने दिनों में पूरा हो सकता है? क्योंकि आपने बोला कि पहले टाइम में मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं था, आपकी क्लासेस करी, मैंने ज्वाइन करा, सब कुछ उससे मेरा सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो बताएं कि आपको क्या लगता है कि कितने टाइम के अंदर अंदर कंसेप्ट क्लियर हो सकता है? सर 6 to 8 months मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम पहले तो आपको सिलेबस समझने में ही टाइम लगता है। जब हमारे लिए रिसर्च या आईसीटी, आईसीटी तो फिर भी पढ़ाते हैं। कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, हायर एजुकेशन या पीपल इन्वायरमेंट, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ही नया होता है। तो स्टार्टिंग के 1 मंथ तो उसे समझने में लगता है। फिर उसके बाद आप 6 महीने में प्रॉपर प्रिपरेशन कर सकते हो। आप 2-3 महीने में सिलेबस कवर करके उसके बाद अपना रिवीजन और पीवाईक्यू करो, आपका इजिली जेआरएफ हो सकता है। देखो, इन्होंने बोला है कि 6 से 8 मंथ काफी हैं। ठीक है, जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी और जो नए हैं उनके लिए भी। मेरे को भी यही लगता कि अब की बार आपके पास नवंबर, दिसंबर, जनवरी टू जून,
8 मंथ है पूरे, ठीक है। और चलो जून में आपका पेपर हो जाएगा। एनटीए इतना फास्ट भी नहीं, आपको पता ही है सबको। तो एनटीए ने पिछली, जब से कोविड चल रहा है तब से ऐसे ही कर रहा है, 1 साल में एक बार ही पेपर होता है। तो वो सारी चीजें हैं, ठीक है। अगर आप लोग एक बार प्रतिज्ञा को कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर बोलना, और इनका कामना करना सभी, और मैं भी एक भगवान से प्रेयर करता हूँ कि ये जल्दी जल्दी किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में, अच्छी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करें, और आगे जाकर प्रतिज्ञा आपको भी ऐसे ही, आपने क्या करना है, बच्चों को मोटिवेट करना है, गाइड करना है। जैसे मेरे से जो चीजें सीखी है, मैं तो यही चाहता हूँ कि जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं, सीखते हैं, जो चीजें मैं सिखाता हूँ, कंसेप्ट क्लैरिटी मस्ट रखता हूँ, वो चीजें आपको भी रखनी है। एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम ओवर करते हैं। आपको लगता है कि कुछ चीजें आउट ऑफ सिलेबस आती हैं यूजीसी पेपर 1 के अंदर या पेपर 2 के अंदर? सर कुछ चीजें हमेशा ही आउट ऑफ सिलेबस आती हैं, हर बार हर एग्जाम में। तो बट उनका रेशियो उससे बहुत कम है कि जो चीजें पीवाईक्यू से रिपीट हो रही हैं और जो चीजें हमने पढ़ के रखी हैं उससे उसका बहुत कम रेशियो है। वो अगर आएंगी भी तो एक या दो क्वेश्चन आएंगे, तो उसका इतना खास इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो उन क्वेश्चन को भी आप, अगर वो गलत भी होते हैं फिर भी आपका निकल जाएगा जेआरएफ। देखो, इन्होंने बहुत ही अच्छी बात बोली है, क्योंकि कुछ बच्चों का नेचर ही ऐसा होता है ना। क्योंकि आपको पता है इंडिविजुअल डिफरेंस है, ह्यूमन नेचर है, सबका अलग अलग होता है। कुछ बच्चों का नेचर होता है कि वो उस चीज के पीछे भागते हैं जो चीज 1 या 2% आती है, सर जी ये चीज तो मुझे करनी ही करनी है, वो चीज के पीछे भागते हैं। ठीक है, जो आती नहीं है पेपर में, आती भी तो 2-4% है, आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसका, फिर भी आप उस चीज के पीछे भागते हो। तो मुझे लगता है उन सारी चीजों को छोड़ के आपको जो सिलेबस दिया गया उसको फोकस करो, उसकी कंसेप्ट क्लैरिटी करो। और इन्होंने बोला है कंसेप्ट क्लैरिटी विल बी द मस्ट फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट, जो भी बच्चे देंगे उनके लिए। तो सभी बच्चे अच्छे से प्रिपरेशन करना। और आपका अपना यूट्यूब चैनल है सीख स्टडी स्मार्टली, और इन्होंने वहीं से अपनी सारी प्रिपरेशन पेपर 1 की अपने चैनल से की है, तो आप भी कर सकते हो। और बाकी देखो यार, इसमें कोई फोर्सफुल ही नहीं है कि कोई बच्चा ज्वाइन करे पेड क्लासेज है, इन्होंने फ्री में सब कुछ कर लिया, आप भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। मेरा वो काम नहीं है बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे 15-15 20-20 हजार रुपया भर के आप अपनी प्रिपरेशन करो, ऐसा मेरा कोई मोटिव नहीं है। आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो, हो जाएगा आपका भी नेट यार। तो इनसे बातचीत करके बहुत ही अच्छा मुझे लगा, और इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी गाइडलाइंस दी हैं आपको, उनको फॉलो करना। और इसके अलावा मिलते हैं किसी नए नेटजीआर फोल्डर के साथ। प्रतिज्ञा का सभी बच्चे थैंक यू भी करना, कॉन्ग्रेचुलेशन भी करना इनको, और इन्होंने इतने अच्छे से आपको बातें बताई हैं। ओके गाइस, तो मिलते हैं एक नए जीआरएफ फोल्डर के साथ। और आपका बहुत ही धन्यवाद करता हूं मैं पूरे यूट्यूब के जितनी भी हमारी फैमिली है उसकी ओर से, क्योंकि आपने बहुत ही अपना अच्छा सा जो स्ट्रेटजी था उसको बताया, अपना प्रीशियस टाइम निकाला है, और अपने नेटजीआरएफ की जो स्ट्रेटजी आपने शेयर की है। तो आगे भी बच्चों को इसी तरीके से हेल्प मिलेगी। तो प्रतिज्ञा ठीक है, जल्दी जल्दी पीएचडी करो, फिर अगला इंटरव्यू भी करेंगे आपका। ठीक है प्रतिज्ञा? थैंक यू। यस ओके। सर, थैंक यू। इट्स एन ऑनर टू बी हियर। थैंक यू ओके। सो मच। ओके। ओके चलो ठीक है, मोस्ट वेलकम है आपका, मिलते हैं फिर कभी। ओके चलो, पार्टी तो आपसे लेंगे फिर कभी। ओके। तो थैंक चलो, यू। ठीक है।